नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेड इंडिया प्राउड। सफ़र जारी है, जहां संघर्ष बोलता है, हौसला मुस्कुराता है और सपने हार मानने से इनकार कर देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिनकी कहानी लाखों बेटियों, महिलाओं और सपने देखने वालों के लिए जवाब है। अगर हालात रोक दे तो क्या सपने मर जाते हैं? 17 साल की उम्र में शादी, 1999 में आईआईटी रुड़की में चयन, फिर भी परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उस सपने को छोड़ना पड़ा। बहुतों के लिए यही कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहीं से इनका सफ़र शुरू हुआ। शादी से पहले पिता का विश्वास और शादी के बाद पति का मजबूत साथ, यही बना उनकी ताकत। और उसी विश्वास ने जन्म दिया एक ऐसी लेखिका की जिनकी कलम आज 1000 से ज़्यादा कविताएँ, अमेजॉन पर 7+ किताबें और गूगल पर 10+ प्रकाशित रचनाएँ लिख चुकी हैं। शब्दों से जज्बात को गढ़ने वाली, संघर्ष को सृजन में बदलने वाली और ये साबित करने वाली कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आज हमारे साथ हैं लेखिका, कवित्री और प्रेरणा की मिसाल आदरणीय अर्चना त्यागी जी, और मैं हूं आपका होस्ट जगदीश चंद्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, खुद पर भरोसा करना सिखाएगा और दिल से कहेगा सफ़र जारी है और रुकना मना है। दोस्तों, ये कहानी है हार ना मानने की, खुद को दोबारा खोजने की और ये साबित करने की कि अगर हौसला ज़िंदा है तो सफ़र हमेशा जारी रहता है। तो आइए दिल से स्वागत करते हैं अर्चना त्यागी जी का और शुरू करते हैं आज का ये प्रेरणादायक सफ़र। मेड इंडिया प्राउड में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। आज के टाइम में लोग नेम और फेम के लिए लिखते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो लिखने के लिए लिखते रहे, ना कोई प्लेटफॉर्म, ना कोई गारंटी। तो सबसे पहला सवाल, मैम, लिखना आपके लिए शौक़ था या मजबूरी? जिस समय मैंने लिखना स्टार्ट किया था उस समय मेरी उम्र 14 से 15 साल की थी। उस समय मजबूरी बच्चे की कोई नहीं होती, केवल शौक़ होता है। कोई अपने शौक़ को मित्र बनाकर, बोलकर, कोई लिखकर अपने शौक़ पूरा करता है। तो मैंने अपना जो है वो कागज़ पर उतार कर अपना लिखने का शौक़ पूरा किया। जब आपने लिखना शुरू किया 14 साल की उम्र में, तो सबसे पहली कविता आपकी कौन सी थी? मैंने सबसे पहले जब लिखना शुरू किया था तो मैंने कंप्यूटर बनाई थी। आज बच्चे बच्चे कंप्यूटर को जानता है, तो उस समय कोई भी बच्चा कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं जानता था। यहाँ तक कि मुझे भी कंप्यूटर के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, बस सुना था। और उस समय हमारे देश में भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके आधार पे मैंने एक कविता लिखी थी और उस कविता को मैं आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। मेरा शीर्षक है कविता का कंप्यूटर। कि एक दिन हम कंप्यूटर की दुनिया में खो गए, कुछ देर के लिए हम खुद कंप्यूटर हो गए। हमारे सामने पहला प्रश्न आया, विश्व में हमारा क्या मान है? हमने फरमाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, परंतु जनसंख्या में इसका दूसरा नाम है, आतंकवाद ही इसकी शान है। हमारे सामने दूसरा प्रश्न आया, विश्व में हमारा क्या मान है? हमने फरमाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, परंतु जनसंख्या में इसका दूसरा नाम है, आतंकवाद ही इसकी शान है, घोटाले में फंसी नेताओं की जान है। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि हमारे देश के नेताओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने कहा, नेता तो बड़े बेहाल हैं। एक साल में कई प्रधानमंत्री बदले जाते हैं, जो कमाल ही कमाल है, फिर भी पूछते हो क्या हाल है। उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश के युवाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने कहा, युवाओं को बड़े बेमिसाल है, हीरो बनने का दिल में अरमान है, पहनते हैं कोट पैंट टाई, बनते हैं हीरो, शिक्षा वृद्धि और ज्ञान में है जीरो। उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत ज्ञान है, इसीलिए लोग कहते हैं तू विज्ञान है। आपने क्लास 9th में 1991 से लिखना शुरू किया। उस समय 14-15 साल की लड़की के मन में क्या चल रहा था? उस समय 14-15 साल के बच्चे के मन में बहुत सारे इमोशनल होते हैं। तो वो जो थे वो उस समय मैंने लिखी थी। उस समय मेरे देश के प्रति मैंने जो है वीर रस की कविताएँ लिखी थी बहुत सारी। तो जो अपने भाव थे मैंने उनको अपनी कविताओं के रूप में व्यक्त किया था। तो मैम, जैसे 14-15 साल का जो एज होता है, उस एज में ऐसा कुछ विशेष जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता क्या करना है, तो आपको लिखने का शौक़ मतलब कैसे आइडिया आया मन में कि मुझे लिखना ही चाहिए? ये मेरे पेरेंट्स थे, मेरे पिता जो थे वो मुझे ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे, तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। वो पढ़ते भी थे, तो वो मेरे लिए मार्गदर्शक बने। 1991 से लेकर के 2000 तक आप लगातार लिखती रहीं।
पब्लिश करना भी बहुत मुश्किल था। आज के राइटर्स को लगता है कि इंस्टाग्राम के बगैर कुछ नहीं होता। उस टाइम पे मैम होप का सोर्स क्या था? जब मैंने लिखना ही 1991 से प्रारंभ किया था, तो उस समय मेरा जो बैकग्राउंड था वो गांव से था। गांव में कोई भी इस प्रकार के नहीं था, केवल मुझे पढ़े या ना कोई पढ़े, केवल मेरा शौक़ था, क्योंकि मेरे पापा जो थे उसको पढ़ते थे और वही मुझे प्रोत्साहित करते थे कि लिखते रहना, कभी भी कोई भी कितनी भी मुश्किलें हो उसको लिखते रहना, अपनी कलम कभी भी बंद मत करना। तो बेसिकली जो आपको मोटिवेशन मिलता था आपके फादर से ही मिलता था? से ही मिलता था, क्योंकि वो मेरी हर कविताओं को पढ़ते थे। आपके जो ऑडियंस थे पब्लिश के, मान लीजिए कि आपके पत्रकार हैं, मतलब आपके अखबार हैं जो भी, मान लीजिए वो आपके फादर ही थे उस टाइम वो पे? फादर ही थे, क्योंकि उस समय गांव में कोई ऐसा वही प्लेटफॉर्म था ही नहीं। जी तो मेरे पिता ही थे जो मुझे आगे के लिए मोटिवेशन देते। जी। 2000 से लेकर के 2008 के बीच में फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपका जो राइटिंग था वो रुक गया। जब कलम रुक जाती है तो दिल पे क्या गुजरती है? कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी कि जिसकी वजह से घर की प्रॉब्लम की वजह से जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी बढ़ गई थी जिसकी वजह से मेरी कलम रुक गई। तो उस समय ऐसे लगता है कि जैसे दिल का कोई ना कोई कोना खाली है, तो उसको भरना है। तो लेकिन जिम्मेदारियाँ जो हैं, सबके सपने जो हैं, कुछ अब तालमेल बढ़ाना ऐसे होता है कि अपने सपनों को मारकर दूसरे के सपनों को पूरा करना जरूरी है। जी। 1999 में IIT रुड़की में सिलेक्शन होने के बाद भी आपको उसको छोड़ना पड़ा, ये फैसला कितना मुश्किल था? मेरा सपना ही था कि मैं IIT करूं। मेरा 1999 में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन 1996 जो शादी हुई थी और उसके बाद ससुराल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मुझे वो सब अपने ही सपने को छोड़ना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा सपना था। तो मैम ये IIT में जो आपका सिलेक्शन हुआ था, ये सिलेक्शन मैम आपकी शादी से पहले हुआ था उसके बाद में हुआ था? शादी के बाद हुआ था। अच्छा, शादी के बाद आपने? हाँ, 96 में शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने शादी के बाद ही अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। फिर 99 में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से, घर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो अपने सपने को भी छोड़ना पड़ा। 17 साल की उम्र में शादी, फैमिली और स्ट्रगल। आज की जो यंग गर्ल्स हैं जो अपने सपने और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच फंसी हुई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? 96 में जब मैंने इंटर की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने पढ़ाई जारी रखी। संघर्ष से पढ़ाई हुई मेरी। मेरे परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया, ससुराल से भी और मायके से भी। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठाई। और मैं केवल आज जो बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सपने अपने कभी मरने मत देना। चलते रहोगे तो मंजिल भी अवश्य मिलेगी। जहाँ पे रुक जाएंगे वहीं पे सपने टूट जाएंगे। तो अपने सपनों को जिंदा रखना है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैम आपने 15 साल तक ट्यूशन पढ़ाया, स्कूल भी स्टार्ट किया। इसके दौरान आपने अपनी एनर्जी को लिखने के लिए कैसे बचाया? मैंने 15 साल तक लगातार इतना ट्यूशन पढ़ाया था कि जिससे मेरे परिवार की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो जाए। और मैं तब भी मुझे शाम से सुबह, मतलब रात से लेकर सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशन भी पढ़ाती थी, स्कूल भी चलाती थी। स्कूल चला के मुझे हस्बैंड ने दिया था, उसके बाद भी मैंने आज तक उसको रेगुलर चल रहा है वो स्कूल भी। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं से जब भी टाइम मिलता था, रात को सब सो जाते थे तब भी मैं पोएम बनाती थी। तो वो मुझे मोटिवेशन अपने पिता से मिलता था। वो हमेशा यही कहते थे कि समय जो होता है चलता रहता है, वक्त बदलता है और एक दिन तुम्हारा भी वक्त बदलेगा, लिखना मत छोड़ना। जी जी जी। यही। मैम स्ट्रगल लाइफ के बीच कब लगा आपको कि मैं अपनी पहचान खो रही हूँ? बहुत बार जिम्मेदारियाँ कभी कभी इतनी बढ़ी कि ऐसे लगता था कि अब जो है चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज़ आती थी तो कि चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। तो वही था कि पेरेंट्स भी मेरे यही कहते थे, क्योंकि मेरे पापा यही कहते थे कि धैर्य और सहनशीलता अगर है तो सफ़र भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो वही था मेरे पिता का कि जो पिता से ही एनर्जी प्राप्त होती थी मुझे। उनकी यही बातें जो हैं आज भी मेरे लाइफ को मोटिवेशन देती हैं। कोविड के टाइम पे जब दुनिया रुक गई, आपने खुद को डिस्कवर किया, उस फेज ने आपको क्या सिखाया?
कोविड के टाइम ने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया, क्योंकि सभी जो थे घर से बंद हो गया था, काम कम हो गया था, बच्चे भी गांव चले गए थे। तो उस समय मैं अकेली थी, तो अकेले होने के साथ मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर जो है उसको मैं लिख सकती हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा लिखा कोविड समय ही था कि जब मैंने एक वो आता था, ऐप था जिस पे मैंने अपने पोएम को लिखना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मुझे जो है सबसे ज़्यादा व्यक्तियों ने पसंद किया, तो मुझे भी लगा कि मैं और ज़्यादा इससे बेहतर लिख सकती हूँ। तो कोविड टाइम ने ही मुझे सबसे ज़्यादा दिया। उसी समय मैंने अपनी बुक्स को भी प्रमोट किया। पहली बुक्स जो है मेरी कोविड समय में ही प्रकाशित हुई थी। वहीं पे मुझे जो है अभिव्यक्ति वाले प्रकाशन मिले थे, जिन्होंने मेरी बुक्स को प्रकाशित किया था। तो मैम, जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम में आपने मतलब आपको सबसे ज़्यादा समय मिला कोविड के टाइम में लिखने का, अपने आप को पहचानने का, और आपने ये भी बताया कि अभिव्यक्ति वाले जो भी कोई पर्सन थे वो मिले और आपकी पहली बुक्स आपकी पब्लिश हुई। तो क्या मैम हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी पहली किताब कौन सी थी? मेरी पहली बुक्स जो थी वो है लफ्ज़, जो मुझे अभिव्यक्ति प्रकाशन ने प्रकाशित की थी। उसके बाद उन्होंने मेरी कई और भी पुस्तकों को प्रकाशित किया है। मैम, जब आपकी पहली किताब पब्लिश हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? उस समय मुझे लगा कि 30 साल की जो मेहनत है मेरी वो कामयाब हो गई है। सबसे ज़्यादा खुशी उस समय मुझे हुई, क्योंकि मैं 30 साल से लिखती हुई आ रही थी। मेरी आज जो है 10 से ज़्यादा बुक्स हैं जो मेरी गूगल पे हैं। 7-8 बुक्स मेरी अमेज़न पे हैं, और मैंने 1000 से ज़्यादा भी पोएम लिखी हुई है। तो मैम, आपकी इंडिपेंडेंट कविताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा कविताएं आप लिख चुके हैं जो इंडिविजुअल हैं आपकी, तो क्या आपने साझे में भी कुछ कविताएं लिखी साझे हैं? में भी मेरी बहुत सारी बुक्स हैं जो कई प्रकाशन के द्वारा हैं। तो वो मेरी बहुत सारी, उनको तो अनगिनत बुक्स हैं मेरी जो मैं साझा लिखती हूँ। मैम, जैसे आपने बताया कि 1000 से ज़्यादा कविताएं आपने लिख रखी हैं, तो कोई ऐसी पोएम हो, कोई ऐसी कविता हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, क्या वो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगी? मेरी कविता है नारी। मैं उस पर जो मेरी पोएम है उसकी कुछ लाइन आपको सुनाती हूँ। अबला नहीं हूँ एक नारी, भारत का अभिमान हूँ, मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं तो खुद स्वाभिमान हूँ। अबला नहीं हूँ एक नारी, भारत का अभिमान हूँ, मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं तो खुद स्वाभिमान हूँ। जब मुझसे उठी चिंगारी कोई, जल उठी ये दुनिया सारी, मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं तो एक आग हूँ। जब जुल्म हुआ नारी पर, खुद ईश्वर भी घबरा गया, देख अबला का रूप पत्थर से बाहर आ गया, मैं अपना परिचय क्या दूँ, खुद रूप हूँ मैं एक काली का। आप बार बार अपने फादर का जिक्र करती हैं, उनकी एक लाइन जो आज भी आपके साथ है। वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि बेटा लिखते रहना, कोई समझे या ना समझे, पर तुम अपनी कलम को बंद मत करना। वही आज भी मुझे मोटिवेशन देता है, और उन्हीं के आधार पर मैं आगे भी लिखती रहती हूँ। राइटिंग आपके लिए थेरेपी है, रेवोल्यूशन? राइटिंग मेरे लिए दोनों है, क्योंकि पहले खुद को पहचाना, फिर दुनिया से बात की। अगर आज की अर्चना त्यागी 1991 वाली अर्चना से मिले तो क्या कहेंगी? वक्त लगेगा मगर तुम रुकना मत, मंजिल ज़रूर मिलेगी। लोग 30-40 साल की उम्र में ये कहते हैं कि अब बहुत लेट हो गया, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? 30-40 साल की उम्र में जो है कोई भी लेट नहीं होता। ये कहा जाता है कि जहाँ पर आप जागोगे वहीं सवेरा होता है, और जहाँ से आप चलना शुरू करोगे तो वहीं से मंजिल जरूर मिल जाएगी, रास्ता अपने आप ही बन जाएगा। तो लेट लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं होती। मैम, जैसे कि आपने बताया कि शादी से पहले आपको मोटिवेशन आपके फादर से मिला, मैं पूछना चाहता हूँ कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट, मोटिवेशन आपको किससे मिला? फैमिली में, परिवार में, किससे मिला? सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला था वो हस्बैंड से मिला। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, और मेरे साथ जो है आज तक कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। किसी भी कार्य को अगर मैं करती हूँ तो उसके लिए वो मना नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, जिम्मेदारियाँ जो हैं एक व्यक्ति नहीं निभाता, बल्कि एक साथ 2 व्यक्ति मिलकर निभाते हैं, और उनका ही फेस है कि जो मैं लिख पाती हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना जो है मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकती। आज भी वो हर तरह से मेरा सपोर्ट करते हैं। तो उनका पिता के बाद जो है राहुल त्यागी जी हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, वही मेरा सपोर्ट करते हैं। नारी जागरूकता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ लिखा होगा, और मैं चाहूँगा
कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें प्लीज़। मेरी पोएम का नाम है बेटिया। बेटिया बेटिया बेटिया, बेटिया तो शान है, भारत की आत्मा उजान है। जिस घर में बेटी नहीं वहाँ सुकून नहीं, घर का सुकून है बेटी, लक्ष्मी का रूप है बेटी। लक्ष्मीबाई भी तो भारत की बेटी थी, जिसकी हिम्मत पूरे हिंद वासियों ने देखी थी। क्या इंदिरा नेहरू की बेटी नहीं थी, जिसकी गूंज विश्व में गूंजी नहीं थी? क्या ऐस देश की बेटी नहीं, जिसकी सुंदरता विश्व में तोली गई? क्या कल्पना चावला कहीं और की बेटी थी? क्या सानिया मिर्जा कहीं और से खेली है? पीटी ऊषा की रेस विश्व ने देखी है, बछेंद्री पाल की हिम्मत एवरेस्ट पर पहुंची है। मदर टेरेसा की शान की विश्व में विख्यात थी, ऐसी माँ शायद किसी और देश के पास थी। दुर्गा बनर्जी की उड़ान ऊंची है, सुनीता विलियम्स की चाहत अंतरिक्ष में गूंजी है। 7 शब्दों पर जिसका राज है, ऐसी केवल लता की आवाज़ है। जिसकी दहाड़ शेर की तरह गूंजी, क्या किरण बेदी से अलग है कोई दूजी? जो भारत के ताज पर विद्वान है, जो भारत के ताज पर विद्वान है, द्रौपदी मुर्मू भारत की शान है। जब भारत की बेटियों की शान निराली है, फिर त्यागी पूछती है, बेटियां हम पर क्यों भारी हैं, बेटियां हम पर क्यों भारी हैं। अर्चना जी, आपकी जर्नी सुनकर लगता है कि मेड इंडिया प्राउड तब होता है जब लोग हारने के बाद भी लिखते रहें। एक आखिरी सवाल मैम आपसे है कि मेड इंडिया प्राउड सफ़र जारी है आपके लिए क्या महत्व रखता है? मेड इंडिया प्राउड जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यक्ति आकर अपनी जिंदगी को बता सकता है, अपने संघर्ष को बता सकता है, दूसरे को मोटिवेशन दे सकता है। ये एक सुनहरा अवसर है आने वाले व्यक्तियों के लिए भी और आगे बच्चे के भविष्य के लिए भी। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद।